1980 की दिहाई में एक शख्स का नाम दुनिया के हर कोने में खौफ की मिसाल बन गया। ये वो शख्स था जिसने दौलत और पावर के नशे में हर हद को पार किया। उसका एक मशहूर डायलॉग था, प्लाटा ओ प्लोमो। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक धमकी थी, रिश्वत लो या जान से हाथ धो लो। उसके रास्ते में जो भी आया या तो बिक गया या कत्ल हो गया। ये इंसान सिर्फ अपने दुश्मन को मारने पर इक्तिफा नहीं करता था, बल्कि अपने खूनी इरादों को अंजाम देने के लिए 13,000 फुट की बुलंदी पर एक कमर्शियल प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया और 107 मासूम लोगों की जान ले ली। लेकिन जब बात अपनी बेटी पे आई तो उस शख्स जिसने दौलत के लिए खून बहाए थे, अपने $2 मिलियन को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी ठंड से महफूज रह सके। एक गैंगस्टर, एक डॉन, एक टेररिस्ट, पाब्लो एस्कोबार, जिसका नाम छुपाना मुमकिन है, लेकिन उसके कारनामे तारीख के पन्नों से कभी नहीं मिट सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड, नार्को टेररिस्ट और पॉलिटिशियन था जो मेडलिन कार्टेल का फाउंडर और लीडर था। उसे किंग ऑफ कोकेन भी कहा जाता था और वो जब तक जिंदा था उसका शुमार दुनिया के सबसे अमीर असर रखने वाले क्रिमिनल्स में होता था। 1980 में उसने ग्लोबल कोकेन ट्रेड पर कब्जा जमा लिया। 1980 के दौर में उसका कार्टेल दुनिया के कोकेन प्रोडक्शन का 80% से ज़्यादा कंट्रोल करता था। इस तिजारत की वजह से उसकी दौलत का अंदाज़ा लगभग $30 बिलियन लगाया गया था, जो आज के पाकिस्तान के करेंसी रेट के हिसाब से ये रकम कुछ 8,32,000 करोड़ रुपए के बराबर बनती है, जबकि इंडियन करेंसी 2,52,245 करोड़ बनेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसके नोटों की गड्डी बांधने के लिए महीने में 2 लाख के सिर्फ रबर बैंड्स आते थे। एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो, एंटियाग्वा, कोलंबिया के एक गरीब किसान घराने में हुआ। उसने मेडलिन में परवरिश पाई और वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा लैटिनो अमेरिकाना में कुछ वक्त तक पढ़ाई की, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की और जल्द ही छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो गया। शुरू में वो इलीगल सिगरेट्स, फेक लॉटरी टिकट्स बेचना, लग्जरी कार्स चोरी करना और छोटी मोटी किडनैपिंग केसेस में भी हिस्सा लिया, जिसका मकसद उनके घर वालों से पैसा वसूल करना था। 1970 में एस्कोबार ने ड्रग स्मगलिंग की शुरुआत की और मुख्तलिफ लोकल स्मगलर्स के साथ काम किया। 1976 में उसने गोंजालो रोड्रिगेज, कार्लोस लेदर और जॉर्ज लुइस के साथ मिलकर मेडलिन कार्टेल का कयाम किया, जो कोकेन की तिजारत के लिए मशहूर हुआ। ये कार्टेल कोकेन को पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप तक स्मगल करता था, जिसमें एस्कोबार का बड़ा हिस्सा था। जब यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन की डिमांड तेज़ी से बढ़ने लगी तो पाब्लो एस्कोबार ने इस मौके का फ़ायदा उठाने का फैसला किया और स्मगलिंग के लिहाज से अपने ऑपरेशंस को और भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ये डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि एस्कोबार को नए स्मगलिंग शिपमेंट्स, नए रूट्स और मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाने पड़े, जो सिर्फ साउथ फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और प्योर्टो रिको तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल गए। इस तमाम काम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एस्कोबार और मेडलिन कार्टेल के को फाउंडर कार्लोस लेदर ने मिलकर एक नया ट्रांसशिपमेंट पॉइंट इस्टेब्लिश करने का सोचा। उन्होंने बहामास में एक छोटा जजीरा, जिसे नॉर्मन्स के कहते हैं, को अपना मरकजी बेस बनाने का फैसला किया। ये जजीरा फ्लोरिडा के साहिल से लगभग 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वाक़ था। इस पॉइंट का सिलेक्शन इसलिए किया गया कि ये स्ट्रेटेजिक जगह थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के नज़दीक थी और कोकेन को सेफ और तेज़ी से स्मगल करने के लिए इंतहाई मौसर साबित हो सकती थी। एस्कोबार और उसके पार्टनर कार्लोस लेदर ने इस जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा खरीद लिया और इस जजीरे पर 1 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया, जो छोटे जहाज़ों के लिए आइडियल था। इसके अलावा वहाँ एक पोर्ट भी बनाया जहाँ से बोट्स और शिप्स आसानी से गुजरा करती थीं, जो स्मगलिंग के ऑपरेशंस के लिए एक आइडियल जगह थी। जजीरे पर एक होटल भी बनाया गया जिसमें एस्कोबार और उसके पार्टनर रहते थे और स्मगलिंग का काम मैनेज करते थे। उन्होंने यहाँ कई घर भी बनाए, कश्तियाँ और हवाई जहाज रखे और कोकेन को महफूज रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस भी बनाया,
जिसे माल को लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता था। पाब्लो एस्कोबार ने अपने कोकेन स्मगलिंग ऑपरेशंस में काफ़ी इंजीनियस तरीके इस्तेमाल किए। वो जहाज़ के टायर्स के अंदर कोकेन भरकर स्मगल करता था। इसके अलावा एस्कोबार ने पायलट्स और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर अपने ऑपरेशंस को स्मूथ बनाया। वो मछलियों के पेट में भी कोकेन छुपाकर स्मगलिंग करता था, जो कि एक और क्लेवर टेक्टिक थी जिसे वो आसानी से अपने ड्रग्स को अमेरिका तक ले जा सकता था, जिसे ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता था। ड्रग ट्रैफिकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का प्रेशर हमेशा रहता है। एस्कोबार को समझ आया कि अगर वो अपने इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो जल्दी पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा उसका ड्रग एम्पायर बहुत सारे राइवल्स के साथ था जो उसकी पोजीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसे अपने ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और फिर यहाँ से हुई पाब्लो एस्कोबार की पॉलिटिक्स में एंट्री। पॉलिटिक्स में एंट्री का मकसद अपने इलीगल एक्टिविटीज़ को महफूज रखना था, खासकर अपने ड्रग ट्रेड को। उसने समझा कि अगर वो एक इलेक्टेड ऑफिशियल बन जाता है तो उसे पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिल जाएगी। इस इम्यूनिटी के ज़रिए वो इलीगल एक्टिविटीज़ के इल्ज़ाम से बच सकता था, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करना मुश्किल होता है जब तक उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस ना हो। पॉलिटिक्स में होने से एस्कोबार को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर इन्फ्लुएंस मिलता। वो लोकल अथॉरिटीज़ और पुलिस ऑफिशियल्स को ब्राइब करके अपने ऑपरेशंस को बेहतर बना सकता था। जब वो कांग्रेस का हिस्सा बना तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट के लिए फ़ायदेमंद थी। इस तरह वो अपने ड्रग ट्रैफिकिंग को लीगलाइज करने की कोशिश कर सकता था या इस पर नज़र रखने वाले रूल्स को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता था। पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया, खासकर मेडलिन में गरीबों के लिए बड़ी फिलैंथ्रोपी की, जिसमें उसने हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और चर्च बनाए। एस्कोबार ने अपने फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स के ज़रिए अपने इमेज को बेहतर बनाया, जिससे लोग उसे एक रॉबिन हुड के तौर पर देखने लगे। इस पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन ने उसे पॉलिटिकल पावर का असेस दिया। 1982 के इलेक्शन से पहले एस्कोबार ने अपने ड्रग ट्रेड को महफूज रखने के लिए एक कवर बनाया और रेस्पेक्टेबल आदमी का इमेज तैयार किया। इन्फ्लुएंशियल लोगों से रब्ता किया। जायरो ओर्टिजो रैमरीज की मदद से एस्कोबार ने लिबरल रिन्यूअल मूवमेंट के जरिए पॉलिटिक्स में कदम रखा और एंटियागुआ के कांग्रेसमैन बनने का इरादा किया। उसने 1982 में कोलंबियन कांग्रेस में एंट्री हासिल की, सिर्फ एक अल्टरनेट के तौर पर, जिसे उसे पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का हक मिला, जो उसकी इलीगल एक्टिविटीज़ को महफूज करने में मददगार साबित हुआ। एस्कोबार की पॉलिटिकल जर्नी उस वक्त खतरे में आई जब जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला ने उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग और करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। लारा ने कहा कि एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग ट्रैफिकर नहीं बल्कि पैरामिलिट्री ग्रुप डेथ टू किडनैपर्स का भी लीडर है। इस इल्ज़ाम ने एस्कोबार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को ख़तरे में डाल दिया। एस्कोबार ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करके अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा। ये टैक्टिक्स उसकी स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा थी, जिसे वो अपने राइवल्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता था। एस्कोबार ने अपने ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा, चाहे वो पॉलिटिक्स में कैसी भी पोजीशंस होल्ड करे। एस्कोबार ने बहुत से इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस फिगर का कत्ल भी किया। 18 अगस्त 1989 में एस्कोबार ने गैलन को कत्ल किया, जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और जो ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ था। इसके अलावा 1989 में उसने सिर्फ एक शख्स, सीजर गवेरिया, जो उस वक्त कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे, उन्हें मारने के लिए पूरे जहाज को तबाह करवा दिया। अवियानका फ्लाइट 203 को टारगेट किया गया। ये कमर्शियल फ्लाइट 27 नवंबर 1989 को मेडलिन से बोगोटा जा रही थी। जब ये प्लेन बोगोटा के नज़दीक एक्सप्लोड हुआ तो इस ट्रेजिक इंसिडेंट में सभी 107 लोग मर गए, लेकिन सीजर उस फ्लाइट में था ही नहीं। इसके अलावा एस्कोबार ने जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला का कत्ल करवाया जब वो उसके खिलाफ केस तैयार कर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने तकरीबन 4000 लोगों का कत्ल किया, जिसमें बहुत से पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिविलियंस भी शामिल हैं।
पाब्लो एस्कोबार की इलीगल एक्टिविटीज से कोलंबिया में पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, जिस वजह से गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। जब उसने खुद को सरेंडर किया तो इसके पीछे काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर था, खासकर लुइस कार्लोस गैलन के कत्ल के बाद। एस्कोबार ने सरेंडर करके सरकार से नेगोशिएट किया कि उसे एक प्राइवेट प्रिजन में रखा जाए जिससे वो खुद डिज़ाइन कर सके, और ये बात सरकार ने उसकी मान ली। ये उसकी तरफ से एक सोचा समझा कदम था ताकि वो अपने इलीगल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके। एस्कोबार की जेल का नाम ला कैथेड्रल था, जो एक लग्जरियस रिजॉर्ट से कम नहीं थी, जहां वो स्विमिंग पूल, फुटबॉल फील्ड, कसिनो और दीगर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ का लुत्फ उठाए हुए रहता था। उसकी काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जेल में भी जारी रहीं और वो अपने दोस्तों और एसोसिएट्स के साथ मिलता रहा, यहाँ तक कि उसके करीब 3 किलोमीटर तक पुलिस भी नहीं आ सकती थी, जिससे वो अपने काम को आसान बना सके। जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि एस्कोबार अब भी इलीगल एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है तो उन्होंने इसकी ट्रांसफ़र की प्लानिंग शुरू की, लेकिन एस्कोबार की इन्फ्लुएंस की वजह से वो इस प्लान को जान गया और वहाँ से भाग गया। पाब्लो एस्कोबार ने कैद से बचने के लिए जो स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, उसका बहुत बड़ा और वफादार नेटवर्क इसकी बुनियाद था। इस नेटवर्क में सिर्फ करप्ट ऑफिशियल्स ही नहीं बल्कि पुलिस और मिलिट्री पर्सन्स भी शामिल थे। ये लोग एस्कोबार की हर कदम पर मदद करते थे जहां वो इंफॉर्मेशन हासिल करता था और अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अमल से आगाह रहता था। एस्कोबार की बेतहाशा दौलत इस सब में एक सेंट्रल रोल अदा करती थी। उसकी इमेंस वेल्थ ने उसे सिर्फ ब्राइब्स देने का मौका नहीं दिया बल्कि उसे लॉ एनफोर्समेंट की नज़र से बचने के लिए ज़रूरी फैसिलिटीज़ भी खरीदने की सलाहियत दी। इस दौलत का इस्तेमाल वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए भी करता था, जहां वो अपने दुश्मन के मूवमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट के प्लान्स को ट्रैक करता था। इस तरह से वो अपने ऑपरेशंस को छुपाने और उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम देने में कामयाब रहता था। एस्कोबार ने कई सेफ हाउसेस तैयार किए जो बहुत से मकामात पर थे। ये सेफ हाउसेस काफ़ी मजबूत होते थे जहां सिक्योरिटी मेजर्स का खास ख्याल रखा जाता था। इनमें बुलेट प्रूफ वाल, सर्वेलेंस सिस्टम्स और क्विक एस्केप रूट्स होते थे जो उसे किसी भी वक्त भाग जाने की सहूलत देते थे। वो अक्सर अपनी लोकेशन बदलता रहता था ताकि अथॉरिटीज़ उसे ट्रैक ना कर सकें। इसके लिए वो डिकोइस का सहारा लेता था, जैसे कि फेक आइडेंटिटीज, मुख्तलिफ व्हीकल्स और लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना। इस तरह जब अथॉरिटीज़ किसी लोकेशन पर पहुंचती थी तो वो किसी और जगह पर चला जाता था। एस्कोबार को कोलंबियन पुलिस, यूएस गवर्नमेंट और अपने राइवल से काफ़ी खतरात का सामना था। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन स्पेशल फोर्सेस ने मेडलिन के एक मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया में एस्कोबार को ढूंढ लिया। पुलिस ने एस्कोबार को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हालात ख़राब हो गए और गोलियों का सिलसिला शुरू हो गया। एस्कोबार रूफ से भागने की कोशिश करते वक्त गोली लगने से मारा गया, जबकि उसका एक बॉडीगार्ड भी इस दौरान कत्ल हो गया। इस वाक़े ने बाद में बहस को जन्म दिया कि क्या उसने खुद को मारा या फिर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।